तो यहाँ पे ध्यान रखिए सब लोग, राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करनी है। फिर किसी भी नंबर का राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। चलो तो राउंडिंग ऑफ के लिए राउंड ऑफ करना है कोई भी नंबर को। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था कि जो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स जो आए हुए हैं उसमें मैंने राउंडिंग ऑफ के बारे में मैंने तुम लोगों को वैसे तो पूरा वीडियो लेक्चर शूट करके दिया है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है राउंडिंग ऑफ के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई मिस्टेक हो रही थी तुम लोगों को। तो वो राउंडिंग ऑफ को हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो राउंडिंग ऑफ करना है, किसका करने का होता है राउंडिंग ऑफ? कोई भी अनसर्टेन नंबर जो होता है उसका राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले अनसर्टेन नंबर कोई भी एक फिक्स्ड नंबर जो होता है, मान लो 2.93, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं नाउ इफ आई एम टेलिंग यू दैट यू टू राउंडिंग ऑफ एट द प्लेस ऑफ 3, मतलब 3 नंबर जो है जहाँ पे डिजिट नंबर 3 मतलब कि थर्ड है, 3 नंबर जहाँ पर है वहाँ पे तुम लोगों को राउंड ऑफ करना है। अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूँ तो क्या होगा कि अगर 3 नंबर को राउंड ऑफ करने का होता है तो सबसे पहले तो राउंड ऑफ करने के लिए रूल नंबर 1 क्या करना है कि 3 के बाद में कौन सा नंबर है, पहले में नहीं, 3 के बाद कौन सा नंबर है। मान लो यहाँ पे मैंने रखा हूँ एक बारी में मैं रख रहा हूँ 7 रखा, ओके। तो पहले रूल नंबर 1 क्या है कि जिसका राउंड ऑफ करना है, जिसका राउंड ऑफ करना है तुम लोगों को, उसको देखो, सिलेक्ट किया 3 नंबर को, इसके बाद वाले नंबर को चेक करो, ठीक है। इसके बाद वाले नंबर को चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद वाले नंबर को चेक कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखना है कि रूल नंबर 2 5 से बड़ा है या तो फिर 5 से छोटा है, वो चेक करो। तो यहाँ पे देखो 7 है तो क्या 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? बड़ा है, बड़ा है। अगर ये 5 नंबर से बड़ा नंबर है तो वापस घूम के यहीं पे आ जाने का, मतलब कि 3 के ऊपर आने का। रूल नंबर 3 क्या होगा, अगर 5 से बड़ा है तो +1, मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट लगा देना है। किसमें? इसमें, ठीक है, 3 में 1 का इंक्रीमेंट डाल देना है। अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर होता तो क्या होता, तो एज इट इज रख देते, एज इट इज रख देते। मतलब कि यहाँ पर तो अभी 5 से बड़ा नंबर है तो मैं इसका क्या करूंगा, राउंड ऑफ करने के टाइम 2.9 तो लिख ही देना है। अनसर्टेन नंबर ये इसको लेंगे हम, तो 3 के बाद क्या है 7, 5 से बड़ा नंबर है 5 से बड़ा नंबर। तो अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो हम इसमें 1 का क्या कर देना है, इंक्रीमेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। दिस इज योर आंसर। अगर इसकी जगह पे 2.932 यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हम चेक क्या करते हैं कि 5 से पहले तो रूल नंबर 1 सिलेक्ट करो, नंबर सिलेक्ट कर लिया, नंबर 3 सिलेक्ट द नंबर, लेट द नंबर को सिलेक्ट कर लिया। 3 का राउंड ऑफ करना है, 3 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। अगर 5 से नंबर छोटा है मतलब यहाँ पे क्या है 2 है ना, अगर 5 से नंबर छोटा है तो यहाँ पे एज इट इज, इस वाले नंबर को क्या करना है, एज इट इज पुट कर देना है। मतलब कि 2.93, सी दिस इज योर आंसर, डन, कंप्लीट है। स्पेशल केस दैट इज नंबर 3, स्पेशल केस दैट इज इन नंबर 3। 5 से बड़ा है छोटा तो देख लिया, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सर अगर बिल्कुल 5 है तो क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल अगर 5 होगा तो हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल 5 होगा तो यहां पे आके देखना है, घूम के आके देखना है कि नंबर कौन सा है, ओड है कि इवन है। क्या देखना है, ओड नंबर है या इवन नंबर है, यह पहले चेक करना है। अगर यहाँ पे नंबर ओड होगा तो क्या करना
इवन है तो क्या करना है, एज इट इज पुट कर दो नंबर को। समझ में आया दोनों केस? 5 होंगे तो 2 केस। कौन कौन से 2 केस लेने हैं? एक ऑड नंबर लो, दूसरा इवन नंबर हो सकता है। अगर ऑड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 2.934 सॉरी 935 5 लाना है 935। दूसरा नंबर लेते हैं 2.945 दूसरा केस। यहाँ पे भी हमें पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरे नंबर के ऊपर राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरे नंबर के ऊपर राउंड ऑफ करना है। इसके बाद देखो क्या है 5, इसके बाद भी देखो क्या है फाइनल। देखो बिल्कुल 5 मतलब केस नंबर 3 स्पेशल केस, दिस इज स्पेशल केस। ठीक है, तो नंबर 5 ओड नंबर आएगा, इवन नंबर भी हो सकता है। तो देखते हैं, घूम के देखते हैं। यहाँ पे घूम के आओ, ओड नंबर है, यहाँ पे घूम के आओ इवन नंबर है। अगर ओड नंबर होगा तो क्या करना है, +1 इसमें +1 का इंक्रीमेंट लगा दो। क्या है आंसर 2.994। दिस इज योर आंसर है क्या नहीं, है ना? वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे घूम के आ गए, यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन है तो ऐसे ही पुट कर दो। तो 2.994 इन बोथ द केसेस द आंसर इज सेम 2.94 2.94। it simply means that you have to place even number at any cost। odd है एक इंक्रीमेंट लगाओ, इवन बना दो। इवन है, इवन का इवन ही रखो। क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ओड को इवन बनाना है, इवन को इवन बनाना है। अगर 5 हो तो, बिल्कुल 5 हो तो। क्लियर, डन। तो ऐसे और एक दो एग्जांपल देख ले। चलो यहाँ पे 2.93 वाले की जगह पे number 1 that is 3.9475। you have to round it off at the place at the third place after the decimal point। decimal point के बाद थर्ड प्लेस को राउंड ऑफ करना है। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, लिखते जाना फटाफट। तुम लोगों को पूछूंगा मैं 4.297 2 के ऊपर राउंड ऑफ करूंगा। थर्ड नंबर में क्या है 5.237। थर्ड के ऊपर देखो, नंबर 4 में जाओ 3.335। इस 3 के ऊपर राउंड ऑफ करना है। नंबर 5 है 4.785। चलो राउंड ऑफ करना है इन सबका। नंबर 1 फर्स्ट नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, रूल्स तुम लोगों को देख रहे हैं, रूल्स लिख लो। सिलेक्ट द नंबर, देन रूल नंबर 2 में क्या होगा, और नंबर जो है 5 से बड़ा भी हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है। उसके बाद रूल नंबर 3 में क्या होगा कि भाई जो अगर 5 से बड़ा नंबर है तो इसके आगे वाले नंबर को एक का इंक्रीमेंट दे दो। अगर 5 से छोटा नंबर है तो उस नंबर को एज इट इज पुट कर दो। अगर बिल्कुल इसके बाद वाला नंबर 5 है तो या तो ओड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, वो चेक करो पहले। अगर ओड है तो क्या होगा, अगर ओड है तो +1 का इंक्रीमेंट तो इवन बना दो। अगर इवन ऑलरेडी है तो इवन ही रखो। ठीक है, तो क्या रखना है, इवन ही रखना है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.9475 3.9475। This is the first question and now you have to round it off at the place of 7. What should we have to do now? 3.9. What should be the answer? See, first of all we are 3. Okay, so 7 यहाँ पर already है। तो 7 के बाद वाला नंबर क्या है, 5. It is exactly 5. तो exactly 5 in case number 3, that is a special case। ओके, तो स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करना है अभी। exactly 5 आ रहा है, इसके आगे वाला नंबर चेक करो। अभी घूम के वापस यहाँ पे आ जाओ। 7 है, ओड है कि इवन है, ओड है। तो अगर ये ओड नंबर होगा तो हमें क्या करना है, एक बार इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है, तो +1 करेंगे, क्या है आंसर 3.948। सी दिस इज योर आंसर। क्लियर है, डन। नाउ 4.297 2 के बाद देख लो। 2 के बाद क्या है, 5 से बड़ा 5 से छोटा के स्पेशल केस। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू नाउ 4.3 बस खत्म हो गया यहाँ पे आंसर।
नाउ आफ्टर दैट 5.237 3 के ऊपर राउंड ऑफ करो 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है 7 बड़ा है 5 से बड़ा छोटा बड़ा बड़ा यहाँ पे क्या टेबल है ये कहेंगे मैं बोलो आंसर 24 वेरी गुड चलो उसके बाद 3.335 तो 3 के बाद वाला नंबर क्या है 5 है ना 3.335 तो 3 के बाद वाला नंबर 5 है बिल्कुल 5 स्पेशल केस वापस घूम के आओ यहाँ पे देखो 3.34 यस 3.34 वेरी गुड यहाँ पे देखो यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं हम एट द प्लेस ऑफ 8 4.785 8 के बाद 5 है 8 के ऊपर राउंड ऑफ करना 8 के बाद कौन सा है 5 कौन सा केस स्पेशल केस फिर यहाँ पे घूम क्या है व्हाट even तो as it is 4.70 so this is your answer done Yes, sir. complete Yes, sir. okay sir चलो लिख लिया Yes, sir. okay done तो ना क्या भाई क्लियर ना Yes, sir. चलो पैरेलैक्स मेथड सबको समझ में आ गई थी पैरेलैक्स मेथड हमने समझाया था समझ में आ गया था क्लास में ठीक है ओके ना डन चलो तो इसके बाद एरर समझ में आ गया एरर एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर समझ में आ गया था अच्छा उसके ऊपर से जो सम एग्जांपल जो था वो सॉल्व किया था हमने किया था सॉल्व ओके तो एग्जांपल के जैसे और दो तीन एग्जांपल करने की ट्राई की है तुम लोगों ने नहीं की है तो चलो मैं उसके जैसे दो तीन एग्जांपल्स अभी दे देता हूँ होमवर्क में करने हैं तुम लोगों को यू हैव टू साइन डी ठीक है होमवर्क हो जाए उसके बाद भेज देना चलो तो एरर निकालनी मैं तुम लोगों को ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज आई एम गिविंग यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है आई एम गिविंग यू द 6 रिजल्ट्स 6 रिजल्ट मैं तुम लोगों को दूंगा 2.323 2.30 2.312 2.29 2.299 if the result is I am giving you the 6 results now you have to find what number 1 that is absolute error absolute error एक तो निकालना दूसरा क्या निकालना relative error नंबर 3 क्या करना है परसेंटेज error क्वेश्चन 1 दिया है क्वेश्चन 2 में क्या दे रहा हूं अच्छा these all are the values of refractive index okay refractive index now I am measuring the current I am measuring the value of current तो करंट की वैल्यू मेजर करने के टाइम मुझे पता चला कि 3.2 एम्पीयर 3.29 एम्पीयर 3.3 एम्पीयर 1 2 3 3.4 एम्पीयर 3.5 एम्पीयर 5 ऑब्जर्वेशन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ इसमें से भी ये तीनों निकालना है नंबर 3 लिखो 9.7 ohms after that 9.75 ohms 8.59 ohms after that 8.59
86 ohms, 8.92 ohms, 9.722 ohms। 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें से भी देखो 6 ऑब्जर्वेशन है, एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 वैल्यू दी है रेजिस्टेंस की। चलो क्लियर है, होमवर्क में करना है। चलो उसके बाद 2.10 एग्जांपल करवाया था, समझ आ गया? 2.12 एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। 2.12 अच्छा, पेज नंबर 27 के ऊपर आ जाओ। पेज नंबर 27 के ऊपर आ जाओ। सी पे देखो, सी 27 का सी देखो, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। मतलब एरर निकालनी है, पावर रेज्ड टू अ पावर। ये हमने शायद टॉपिक कवर किया हुआ है, तो हो गया ये टॉपिक, उसमें देखा हुआ टॉपिक सी टॉपिक, सी नंबर में देख रेज्ड टू अ पावर। उसके लिए पहले तो मैं तुम लोगों को सबका क्विक रिवीजन दे देता हूँ, सबका क्वेश्चन देता हूँ, सब किसी का सॉल्यूशन अभी मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि सबके सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हुए, मतलब वीडियो बना रखा हुआ है, वो आप इसे देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन लिख के उसके सामने क्या आंसर आ सकता है। मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में तो क्लियरली बोला हुआ था कि रिलेटिव एरर निकलेगी दो केसेस के अंदर, और 2 केसेस के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। याद है किसी को? एब्सोल्यूट किस में निकलेगी, रिलेटिव किस में निकलेगी? प्लस और एडिशन और माइनस करने में, डिवाइड करने में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक था हमारा। क्या नहीं, लास्ट में नहीं पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन किया हुआ है एरर्स का। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले वाला फर्स्ट केस क्या एज्यूम किया हुआ था? फर्स्ट केस क्या लगा? एडिशन। एडिशन में क्या था? एडिशन में क्या था हमारे पास? सपोज मान लिया था हमने z इक्वल्स टू, देखते जाना, याद करना, देखते जाना। जो वीडियो लेक्चर रहता है उसके नोट्स बनाते हो? यस सर। तो वो नोट्स बनानी है, और अभी जब यहाँ पे आओ तो लेके आना। ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस b हो गया। नाउ ये सिर्फ z है, तो इसका हमें आंसर क्या मिलता था? कौन सी एरर निकलती थी इसमें से? रिलेटिव, एब्सोल्यूट या परसेंटेज? एब्सोल्यूट। तुम क्या बोलोगी? हैं? एब्सोल्यूट। तुम? रिलेटिव। कौन सी एरर निकलती थी? रिलेटिव। नहीं पता है? मैंने तुम लोगों को वीडियो लेक्चर के अंदर बोला हुआ है, फर्स्ट 2 केसेस के अंदर तुम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। पहले 2 केसेस के अंदर तुम लोगों को कौन सी एरर निकलेगी? एब्सोल्यूट निकलेगी। और उसके बाद के केसेस के अंदर रिलेटिव एरर निकलेगी। और नई बात, पहले में क्या? एब्सोल्यूट, फिर क्या? रिलेटिव। पहले 2 केसेस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर रिलेटिव एरर निकलेगी। रिलेटिव एरर हमने फाइंड किया हुआ, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? याद है ना, डेल्टा ए अपॉन ए, ये रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला हुआ डेल्टा ए, ये हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता है, ये रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर को क्या बोला? डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज। लिख लो बुक के अंदर, ये एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले लिखो 1 2 3। ये लिखना एब्सोल्यूट का है, ये रिलेटिव का है, और ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले 20 टाइम्स। एडिशन के अंदर क्या आएगा? तो एडिशन के अंदर यहाँ पे आएगा
डेल्टा z निकलता था। देखो पहले तो हम इसकी मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं। z की मेजर्ड वैल्यू क्या थी? तो कि z प्लस और माइनस डेल्टा z। फिर a की मेजर्ड वैल्यू क्या थी? a प्लस और माइनस डेल्टा a। फिर प्लस करके b की मेजर्ड वैल्यू क्या थी? b प्लस और माइनस डेल्टा b था। यहाँ पे मेरा आंसर क्या मिला था? a प्लस b। फिर प्लस करके क्या मिला था हमें यहाँ पे? प्लस और माइनस करके डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पे क्या है ना? z प्लस और माइनस डेल्टा z। सो दैट डेल्टा z, देखो z का आंसर हमें पता है कि ये वैल्यू z की है। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू a प्लस b है ना, तो a प्लस b वैल्यू जो है वो z की है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा z की वैल्यू ये सारी होगी, ठीक है ना। तो डेल्टा z इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये कहलाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यस और नो? ठीक है, डन। डेल्टा z इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये आएगा एडिशन का टाइम। एडिशन के टाइम अगर तुम लोगों को बोले फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, तो तब तुम लोगों का आंसर क्या निकलेगा? डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इसके बाद नंबर 2 में तुम लोगों को बोले सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर तो इसमें z इक्वल्स टू क्या था? a माइनस b। सो दैट z क्या निकलेगा? z प्लस और माइनस डेल्टा z। z की जो वैल्यू थी वो a की वैल्यू क्या होगी? a प्लस और माइनस डेल्टा a, बीच में माइनस का साइन, फिर b प्लस और माइनस डेल्टा b। फिर यहाँ पे क्या होगा? सब ब्रैकेट में ओपन कर दो तो a प्लस और माइनस डेल्टा a, माइनस प्लस का माइनस b, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस ये आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा b। फिर यहाँ पे देखो कि ये a है और ये माइनस b है, तो a माइनस b को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। इन दोनों में से प्लस और माइनस कॉमन निकाल देते हैं, बचेगा क्या? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पे क्या है? z प्लस और माइनस डेल्टा z। चलो ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो अगर z इक्वल्स टू a माइनस b है तो डेल्टा z इक्वल्स टू क्या होगा? a डेल्टा प्लस डेल्टा b होगा। तो इन सब्ट्रैक्शन केस इसमें भी डेल्टा z का आंसर यही मिला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही मिला। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, आंसर हमें एरर का आंसर सेम मिलेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा। एरर को हमें सम ही करना है, प्लस ही करना है। तुम लोग एडिशन करो, दो नंबर्स का एडिशन करो या दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें से जो रिजल्टेंट आंसर निकलने वाला है, जो आंसर निकलेगा वो हमेशा के लिए क्या होगा? क्या होगा? उसकी जो एरर का आंसर होगा, मतलब कि जो उसमें से जो एब्सोल्यूट एरर निकलेगी, वो एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो हमेशा प्लस ही करनी है। तुम एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ऐसा मत करना कि डेल्टा माइनस डेल्टा b, गलत हो जाएगा। ये मैंने प्रूव करके तुम लोगों को दिखाया, ठीक है। तो तुम लोगों को दोनों टाइम प्लस ही करना है। अभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कौन सा था? मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम नंबर 3 देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो z इक्वल्स टू क्या लिया था हमने? a into b। देखो मैंने बोला था कि दो केस के अंदर तुम लोगों को कौन सा एरर मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों केस के अंदर क्या मिलेगा? रिलेटिव का फॉर्मूला बोलो। तो देखो जिसका भी रिलेटिव एरर निकालना हो, जिसका भी रिलेटिव एरर, अगर मैं बोलूं z का रिलेटिव एरर तो क्या आएगा फॉर्मूला? डेल्टा z बाय z। अगर मैं बोलूं b का रिलेटिव एरर तो क्या आएगा फॉर्मूला? डेल्टा b बाय b। c का रिलेटिव एरर डेल्टा c बाय c। a का रिलेटिव एरर डेल्टा a बाय d का रिलेटिव एरर डेल्टा d बाय d। समझ आ गई बात? क्लियर है ना? चलो अभी तो मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं, ठीक है? डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं। रिलेटिव एरर निकालना है। देखो a into b, अगर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो डेल्टा z अपॉन z आ जाएगा यहाँ पे। a का क्या होगा? डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे हमें प्लस ही रखना है, और डिवाइडेशन होगा ना तो भी प्लस ही रखना है। समझ में आई बात? हाँ या ना? चलो ठीक।
बी की जगह पे क्या रखेंगे हम डेल्टा बी अपॉन ए, बी का रिलेटिव निकाल लो डेल्टा बी अपॉन बी। बात आ गई समझ में? तो z का रिलेटिव एरर निकालने के लिए a का रिलेटिव एरर निकालो, b का रिलेटिव एरर निकालो, दोनों का सम कर दो, जो आंसर मिलता है वो क्या z का रिलेटिव एरर। ठीक है, चलो इसके बाद नंबर 4 में क्या था? डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर z इक्वल्स टू क्या लिखते थे a अपॉन b। सपोज कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो a डिवाइड बाय b, तो इसमें भी क्या होगा कि भाई सेम इसी की तरह का आंसर होता था। हमने इसको सॉल्व किया हुआ था, इक्वेशन इसमें लगा के सॉल्व किया हुआ है। तो इसका भी आंसर ये था कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू a का रिलेटिव एरर जो है वो डेल्टा a अपॉन a प्लस करके b का रिलेटिव एरर जो है डेल्टा b अपॉन b। चलो ये याद है, क्लियर हो गई बात? 4 हो गया। नंबर 5 में देखो, नंबर 5 में क्या है कि एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन जो है वो देखेंगे। Error in case of a measured quantity raised to power वाला केस। तो raised to power वाला केस में देखो कि अगर हमारे पास z इक्वल्स टू दिया हुआ है a का a raised to 3, a का क्यूब दिया हुआ है, a का क्यूब दिया हुआ है, तो हमने इसको सॉल्व करके देखा था। मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं कि सॉल्व करा दो, फिर डायरेक्ट आंसर लिखो, देखो डायरेक्ट आंसर। चलो तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 3 है। क्या करना है, ऊपर वाले को डाउन फिर रिलेटिव एरर निकाल दो, मल्टीप्लिकेशन 3 डेल्टा a अपॉन। चलो इसकी जगह पे अगर ऐसा होता तो कि भाई z इक्वल्स टू a रेज़ टू 9 इनटू b रेज़ टू 7, तो क्या करते हैं डेल्टा z अपॉन z पावर को डाउन डेल्टा a बीच में प्लस b रेज़ टू 7 है, 7 को डाउन डेल्टा b अपॉन b। चलो हो गया, ठीक है। अगर इसकी जगह पे ऐसा होता तो कि z इक्वल्स टू a रेज़ टू 6 अपॉन c रेज़ टू -9, c रेज़ टू -9 ऐसा होता तो क्या होता? तो इसका आंसर क्या लिख सकते थे हम कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू a रेज़ टू 6, तो पावर 6 है, 6 इधर होगा तो डेल्टा a अपॉन a इसमें दिख रहा है। ओके चलो ये माइनस वाला है, देखो वैसे मैंने बोला हुआ है कि c रेज़ टू -9 है, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर भी जाएगा तो भी प्लस ही करना है। लेकिन अगर इसका पावर ही माइनस हो तो इसका पावर क्या है -9 है ना, तो इसका पावर माइनस हो ना, वैसे तो ये टेक्निकली ऐसे है, देखो प्लस करना है, फिर इसका पावर जो है ना वो यहाँ पे लिखना है -9, फिर डेल्टा c बाय c, ठीक है, डेल्टा c बाय c। अभी हमें क्या करना है, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। बाकी सब में टेक्निकली हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ प्लस, लेकिन ये पावर माइनस तो मैं प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। चलो 6 इनटू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस 9 इनटू डेल्टा c अपॉन c, यहाँ आ गया डेल्टा z अपॉन z। चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्लियर? आई बात समझ में? लिख लिया है? लिख लिए? ये तो ये इसका दोनों को डायरेक्ट फटाफट आंसर लिखो। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इन तीनों का भी जस्ट प्रैक्टिस का आंसर फटाफट लिख लो। ओके, तो उसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 2.12 एग्जाम्पल नंबर 2.12 एग्जाम्पल नंबर में क्या बोल रहा है? अगर वो क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन सही से समझोगे ना तो आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है ये टाइम पीरियड? याद है टाइम पीरियड क्या है? तुम लोग पढ़ चुके हो लोअर स्टैंडर्ड के अंदर, याद है टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। एक सर्कल सपोज के घूमना है तो एक सर्कल घूमने के लिए
उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। ओके, तो वो टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम पीरियड t है यहाँ। तो टाइम कितना दिया हुआ है, t इज टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये फॉर्मूला दिया हुआ है Yes. of oscillations of a simple pendulum is t is equal to 2.5 L by g. Measured value of L, हमने L मतलब कि लेंथ, सपोज कि इसको यहाँ पे एज्यूम करो इस तरीके से कि ऊपर का कुछ ये बेस है, उसके ऊपर से यहाँ पे हमने पेंडुलम को यहाँ पे लटकाया हुआ है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है L। इसके नीचे का मतलब कि इसका मास मान लो कि m है, इसका मास क्या है m। अभी देखो अगर इस पेंडुलम को लेके खींचेंगे यहाँ तक तो ये पेंडुलम हमें यहाँ तक मिलेगा। इस पेंडुलम को खींचेंगे यहाँ तक तो ये पेंडुलम हमें यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो लेंथ इसका l है, वो याद रखना है तुमको। लेंथ क्या है इसका l है। और ये जो लेंथ है ना उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी, हमने जो मेजर की ना l की वैल्यू कितनी मेजर की हुई है, l इज इक्वल टू कितना है, देखो l इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर है। 20.0 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर में ले रहा हूं। तो तुम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है लेंथ का वो सेंटीमीटर नहीं है, वो मीटर है। तो इसके इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 20 into 10 raised to minus 2 मीटर्स। L आ गया, L की वैल्यू भी ठीक है। अभी इसके बाद हमें आगे क्या दिया हुआ है, L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर। याद रखना मीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी लेवल कितना है इसका, एक्यूरेसी यानी कि इसका परफेक्शन कितना है और कितनी एरर्स आ सकती है इसमें। डेल्टा एल हम लेते हैं, डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर दिया। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो क्या आएगा, 1 into 10 raised to minus 3 मीटर आता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to minus 3 मीटर होता है। तो ये डेल्टा एल हमारे पास आ गया। डेल्टा एल कितना है हमारे पास, डेल्टा एल हमारे पास कितना है 10 raised to minus 3 मीटर कन्वर्ट हो गया। ये L दिया हुआ है, ये डेल्टा L दिया हुआ है। और आगे क्या देते हैं देखो, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस। कितना ऑसिलेशन करवाया हुआ है 100, यानी कि एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, यहाँ से जब कोई जो बॉब है ठीक है वो यहाँ से इसको धक्का देंगे यहाँ तक, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आएगा। अभी 1 ऑसिलेशन कंप्लीट। फिर दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ये सेकंड ऑसिलेशन। थर्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर उस तरफ ऊपर जाएगा, फिर ये थर्ड। ऐसे कितने के टोटल 100। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, n is equals to 100। कितने हैं 100। और कितने टाइम में ऑसिलेशन करने हैं, टोटल 100 ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा, तो कि 90 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा 90 सेकंड। 90 सेकंड का टाइम लगा, 90 सेकंड का टाइम लगा। अभी इसके बाद यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन, हमारे पास इसका लिए देखो t इज इक्वल टू हमारे पास 90 सेकंड, लेकिन डेल्टा टी हमारे पास कितना है, डेल्टा टी कितना दिया हुआ, रिस्ट वॉच का टाइम कितना है 1 सेकंड। तो डेल्टा टी मिल गया 1 सेकंड। ठीक है ना। अभी इसके बाद क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ g, मतलब कि g को डिटरमाइन करना है। इफ आई वांट टू डिटरमाइन g तो उसका एक्यूरेसी लेवल क्या होना चाहिए, तो उसके इन शॉर्ट ये लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि डेल्टा g का रिलेटिव एरर नहीं पर g का परसेंटेज एरर क्या होना चाहिए। g में एक्यूरेसी कितनी, तो डेल्टा g अपॉन g इनटू 100%, ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करने का बोल रहा है इनडायरेक्टली। तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले याद दिला दूं कि हमारे पास स्मॉल d है, स्मॉल d डैश है, लेकिन कैपिटल T का मतलब स्मॉल d और कैपिटल T सेम नहीं होता है। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है,
t by n, total time taken upon numbers of oscillations. तो t का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. t is equals to क्या होता है? small t upon n. So this is the formula. small t upon n. अभी क्या करना है? इसमें हमें इसकी वैल्यू लेनी, इसकी ये क्वेश्चन दिया हुआ है. ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे लिखना है और इस इक्वेशन में से हमें यहाँ पे डेल्टा जी बाई थ्री इंटू 100% निकालना है. तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से. t जो है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन को पहले वो इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. चलो क्या है, दोनों तरफ एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर दे देते हैं. तो यहाँ पे भी स्क्वायर दें, यहाँ पे भी स्क्वायर दें, तो t का स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा? 4. पाई का b स्क्वायर हो जाएगा, रूट है l बाई जी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो l अपॉन g. ठीक है, l अपॉन g. इसमें से किसको सब्जेक्ट बनाओ? देखो डेल्टा जी बाई जी मुझे फाइंड करना है, तो g को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए. तो g को सब्जेक्ट बना देते हैं. 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में आना है t स्क्वायर. इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव एरर. उसके बाद परसेंटेज निकाल देते हैं, लेकिन पहले क्या निकालना है? रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज निकालना. तो रिलेटिव एरर इस g का क्या निकलेगा? नाउ द रिलेटिव एरर ऑफ g इज क्या होगा? डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल्स टू, देखो भाई कांस्टेंट टर्म जो भी होता है 1 2 3 4 5 6, उसका कोई रिलेटिव एरर नहीं निकलता है. ठीक है, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है. तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका रिलेटिव एरर नहीं निकलता है. l, तो l का निकलेगा, यस l का क्या निकलेगा? रिलेटिव एरर डेल्टा l अपॉन l. फिर डिनोमिनेटर में कौन है? t स्क्वायर. कौन है? t स्क्वायर. तो t स्क्वायर का रिलेटिव एरर क्या निकलेगा? प्लस 2 इनटू डेल्टा t डिवाइडेड बाय t. चलो क्लियर है? डन है ना? ये समझ में आया? ओके. तो डेल्टा l कौन है? देखो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है वो डेल्टा l है उसमें और l भी है. डेल्टा t और t है क्या? है क्या? नहीं है ना? तो अब क्या करें बोलो? डेल्टा जी को जी निकालना है, क्या करें बोलो? यस, तो हमें इसमें से डेल्टा टी, देखो इसका, इस फॉर्मूला का यूज करो और इसका रिलेटिव एरर निकालोगे टी का, तो डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू कुछ मिलेगा. यहाँ पे भी n जो है ना, n वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है. कितने नंबर से? 100 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है ना, 100 ऑसिलेशंस है टोटल. तो अभी तुम लोग अगर देखोगे यहाँ तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टर्म का रिलेटिव एरर नहीं निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है. तो कैपिटल टी का क्या होगा? यहाँ पे देखो डेल्टा टी अपॉन पी लिखा हमने, इज इक्वल्स टू इस स्मॉल टी का क्या लिखना होगा कि स्मॉल डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी. n का क्या होगा? कुछ नहीं होगा इनका. ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. इसको दे दो, दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अभी क्या करना है? यहाँ पे देखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी आर प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2. सो प्लेसिंग द वैल्यूज, of equation number 1 in equation number 2. तो 1 की वैल्यू 2 में प्लेस करो. आंसर क्या आएगा? डेल्टा जी बाई जी है, उसके इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाई एल. तो डेल्टा एल बाई एल को अभी ऐसे लिख सको, चलो डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे लिख सको, प्लस 2 इनटू डेल्टा टी बाई टी. देखो तो जरा, डेल्टा टी बाई टी इसके इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी लिख सकते हैं. स्मॉल टी तो दोनों की है कि नहीं? डेल्टा टी और स्मॉल टी और सिर्फ स्मॉल टी दोनों की वैल्यू है ना हमारे पास. तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेल्टा टी
अपॉन टी, ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन एल, डेल्टा एल की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻³ होगा, डिवाइड बाय लेंथ कितना है यहाँ पे 20 into 10⁻² होगा, प्लस करके 2 का 2 लगा दो, डेल्टा टी कितना है हमारे पास 1 सेकंड है, अपॉन में सिर्फ टी क्या होगा 90 होगा। कैलसी निकालो, कैलसी निकालो, किसी के पास भी नहीं है, वाह, 10⁻³ अपॉन 10⁻², 1 divided by 20 into 10⁻³ डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाओगे क्या होगा, +2 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। देख लेके ऑफिस में से, ऑफिस में से कैसे लेके ये काटना पड़ेगा, कैसे नहीं लेके आते हैं, फिजिक्स का क्लास बनने आता तो कैसे नहीं लेके आते हो, क्या करने आता है वो पता नहीं चलता है। नीचे सांभर 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 मोबाइल ले लो, मोबाइल करने के मोबाइल आप बताओ। कैसे निकाल, चलो चलो 1/20 है इंटू 10⁻³ 10⁻², नीचे वाला -2 है तो ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। 245 90 हो जाता है तो प्लस का क्या हो गया 1/45 लगा देंगे हम। देखो 10⁻³ है और 10⁻² है तो 10⁻³ प्लस 10⁻² तो क्या होगा, 10⁻³ और 10⁻² क्या होगा, 10⁻³ 10⁻² क्या होगा तो कि 10⁻1 हो जाएगा इंटू 10⁻1 लिख देंगे, 1/20 है यहाँ, 1 डिवाइडेड बाई 20 क्या है आंसर, 1/20 में क्या है आंसर हमारा 20। वन अपॉन 20 क्या आंसर 0.05 आ रहा है, ठीक है, क्या आंसर 0.05 हो रहा है। ये पूरा क्लियर हो गया, ओके। अभी देखो 10⁻1 है, तो 10⁻1 यानी क्या, अगर इस -1 को नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, अभी मैं डायरेक्ट इसका डिवाइड बाय 10 कर दूं चलेगा, ठीक है। तो इसके डिवाइड बाय अगर 10 लिख लेते हो क्या आएगा आंसर, इसका क्या आएगा आंसर नीचे 0.005 हो जाएगा ना, ये प्लस का प्लस 1/45, तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 45 करना हो क्या आएगा आंसर 0.02222 कंटिन्यू चल रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 45 आंसर 0.0222, ओके डन। अभी इसका क्या करना है, इसके साथ प्लस कर देते हैं 0.0222, इसका इसके साथ प्लस कर देते हैं 0.005 क्या आएगा आंसर 0.02722, ठीक है 0.02722। ये अभी क्या मिला डेल्टा जी अपॉन जी का आंसर, लेकिन हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसका परसेंटेज एरर, ठीक है। तो उसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई किसके कितने के साथ करना पड़ेगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा जी अपॉन जी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालेंगे क्या होगा 0.0272,
2 into 100 आएगा, दैट इज इन द परसेंटेज वैल्यू। अभी देखना मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि पॉइंट दो बार इस तरफ घूमेगा, क्योंकि 1 के बाद कितने जीरो से, 2 जीरो से, तो इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करो तो पॉइंट उस तरफ घूमेगा, दो बार उस तरफ जाएगा, एक बार ट्रांसफर किया, दूसरी बार आंसर आएगा 2.72 समथिंग कुछ। ओके, यहाँ पे 2.72 जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में उसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 3%, ये भी परसेंटेज ही कहलाएगा। सो हमारा आंसर मिलेगा डेल्टा जी अपॉन जी into 100 percentages, so the answer is 3%. क्लियर है, डन, समझ में आ गया, ओके ना, लिख लो चलो।